हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आज़ादी के समय इंडियन इकोनॉमी कैसा दिखता था। सबसे पहला वो एक कॉलोनियल इकोनॉमी थी, साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन। भारत के इतिहास को अगर देखिएगा तो उसमें क्या है कि पहले हम बहुत पहले से अटैक हो रहा है यहाँ पर लगातार, और कभी सिकंदर आ रहे हैं, कभी डच आ रहे हैं, कभी हून आ रहे हैं, कभी पोर्टुगीज आ रहे हैं, फिर मुगल आ रहे हैं, और बाद में जो है अंग्रेज आ रहे हैं, वो 200 साल तक राज कर रहे हैं। तो जो भी कोई आ रहा है वो इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं आ रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है। और उसका टोटल मतलब क्या है कि यहाँ के रिसोर्सेस को लूटो, यहाँ की चीजों को एक्सप्लॉइट करो, यहाँ से जितना वेल्थ हो सकता है उसको ड्रेन करके ले जाओ। इन इंडिया colonial exploitation is a long history and British rule which resulted in huge drain of wealth from India। और ब्रिटिश एम्पायर जो 200 साल तक करीब चला, उस दौरान सबसे व्यापक लूट हुई। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ये दूसरा फीचर है जो भारत में आज़ादी जिस दिन मिल रहा है 15 अगस्त 1947 को, उससे एक दिन पहले तक का अगर हालत देखें तो वो क्या था, अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी कि अंग्रेज है, अंग्रेज के नीचे जमींदार है और उसके नीचे जो है किसान है। किसान जो है वो बेचारा सबसे गरीब है और उसका शोषण सब कर रहे हैं, जमींदार भी शोषण कर रहा है और अंग्रेज भी कर रहे हैं। By the close of British period, there were two aspects of Indian economy। पहला तो फ्यूडल सिस्टम आया, जमींदारी प्रथा आई, और दूसरा कि पूंजीवादी प्रवृत्तियां जो हैं वो पनपने लगी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो स्थिर है। इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टैग्नेंट एज कंट्रीज ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%। कोई भी अर्थव्यवस्था जिसमें ग्रोथ रेट जो है वो 2% का हो या 2% से कम हो तो उसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहा जाता है। बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। इट वॉज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड, पिछड़ी हुई है और बिल्कुल ना के बराबर विकास है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। जो कुछ भी मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है एग्रीकल्चर का। इंडस्ट्रीज वगैरह तो है नहीं, अंग्रेजों ने पनपने ही नहीं थी इंडस्ट्रीज को, और जो इंडस्ट्रीज पनपी भी वो अंग्रेजों के बेनिफिट के लिए पनपी। रेलवे वगैरह वो लाए, लेकिन उसका मेन पर्पस जो था वो क्या था कि हर वो जगह जहाँ से रॉ मटेरियल है कलेक्ट कर सकते हो वो करो कलेक्ट, उसको पोर्ट टाउन तक पहुँचाओ ताकि वो विदेश जा सके। या अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि भाई कोई विद्रोह हो रहा है तो एक साथ आर्मी को पहुँचाओ। पोस्टल और तार ये लाया, वो क्यों लाया? उसका मेन जो डिपार्टमेंटल सेटअप किया वो किस लिए? उसका मेन पर्पस यही है कि थोड़ा सा भी कहीं कुछ अशांति वगैरह दिख रहा है तो उसको हम फटाक से कंट्रोल कर सके, कम्युनिकेशन चैनल बना करके। उसमें इंडियंस का वेलफेयर तो था नहीं। डिप्लीटेड इकोनॉमी, इट मीन्स देयर वेर नो अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स डिप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज। जो कुछ अगर थोड़ा सा कुछ डेवलप हुआ भी तो उसको कभी वो आगे बढ़े, विकास करे, वो चीज नहीं है। घिसा पिटा टूटा फूटा है, जैसे रिपेयर करके काम चला उसी में काम चल रहा है। इम्प्यूटेड इकोनॉमी, इम्प्यूट मतलब क्या होता है कि जिसका हाथ पांव कुछ काट दिया गया हो। तो भारत भी जब आजाद हुआ तो आपको मालूम है कि पार्टीशन हो गया, इंडिया से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश ये अलग हुए और दंगे हुए, और भी उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट थे। हमारा इंडस्ट्रीज, हमारा पूरा सिस्टम, बहुत सारे लोग वहां से भाग करके आए, यहां से भी गए वहां से भी आए, और ये सारा जो है एक प्रेशर डाला। कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बोलता है कि इंडियन इकोनॉमी वाज पुअर एंड बैकवर्ड बिफोर द कॉलोनियल पीरियड। अंग्रेजों के आने के पहले बोलता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत गरीब था और बैकवर्ड था। ये बात बिल्कुल गलत है। इंडियन इकोनॉमी वॉज इंडिपेंडेंट, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट था, आत्मनिर्भर था और प्रॉस्पेरस था, बहुत समृद्धिशाली था। सेकेंड, इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उसका वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन था। यहाँ के मलमल के कपड़े बनते थे, या नक्काशी का काम होता था, एम्ब्रॉयडरी का काम होता था, या हाथ से बने हुए और दूसरी चीजें होती थी, उनका बहुत वैल्यू था।
थर्ड पॉइंट है, प्राइमरी मोटिव ऑफ दिस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश रूल वाज टू प्रमोट इंडियाज इकोनॉमी। इंडिया का इकोनॉमी को कभी भी प्रमोट करना उनका कोई मोटिव नहीं था। उनका मेन एक और एकमात्र मकसद था, जितना लूट सको लूट लो, जितना एक्सप्लॉइट कर सको करो, और इंडिया को एक एक्सपोर्टर बनाओ, रॉ मटेरियल का सोर्स बनाओ, रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड का इंपोर्टर बनाओ, कि निर्मित सामान वो ज्यादा से ज्यादा दाम में खरीदे और यहां से कच्चा माल सस्ते में मिल जाए। Question 1. There was a huge drain of wealth during British rule. Do you agree with the given statement? Yes, I agree with the statement. अंग्रेजों के समय में यहाँ से वेल्थ का ड्रेन हुआ, ये बात से कोई भी आदमी एग्री करेगा। कहते थे कि सोने की चिड़िया थी, आप सब कुछ नोच करके चले गए। दो इंडिया एक्सपोर्टेड लॉट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर वाज एक्सपोर्ट सरप्लस बट द वेल्थ वाज यूज्ड। यहाँ से बहुत सारा रॉ मटेरियल जाता था, एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, लेकिन वो एक्सपोर्ट सरप्लस जो है वो सीधा अंग्रेजों के कब्जे में था, जिससे अंग्रेज जो उन्होंने ऑफिस सेटअप किए हैं उनका पेमेंट करते थे। अगर वो कहीं पे लड़ाई करते थे तो उस युद्ध में वो पैसा यूज करते थे। या बहुत सारा इनविजिबल आइटम्स का इंपोर्ट हो रहा है कि ये सर्विस हुआ, ये आया, ये इसका पेमेंट हुआ, ये वायसराय के लिए गया, ये मेजर के लिए गया, ये जनरल के लिए गया। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। बोलता है कि कुछ ऐसे अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम में भारत का नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश की। तो उसमें हमारे दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, VK राव, विलियम डिग्बी और RC देसाई। क्वेश्चन 2 में पूछता है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पिछड़ा हुआ क्यों है और क्यों नहीं रहेगा? ठीक है, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना आपके पास अच्छा बीज है, ना आपके पास फर्टिलाइजर है, ना आपके पास पेस्टिसाइड है, ना आपके पास अच्छा कोई मार्केटिंग सिस्टम है, ना स्टोरेज की फैसिलिटी है, और इन सारी चीजों को देखने के लिए जो एक सिस्टम है वो भी नहीं है। और दूसरा जो जमीन का जो सिस्टम है वो भी एक ऐसा ही हो रखा है कि वो उसमें जो मेहनत करेगा उसके लिए कुछ भी नहीं बचता है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम लगा रखा है, वो सारा कुछ जमींदारों के हाथ में जाता है। और जो ओवर डिपेंडेंस था एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंडेंट था रेन का। रेन जो है वो दो टाइप का हो सकता है, अगर ओवर रेन हुआ तो गया, फ्लड आकर के फसल खत्म, और अगर रेन नहीं हुआ प्रॉपर इसमें, सूखा आ गया, उसमें भी क्रॉप खत्म। गिव 2 रीजंस फॉर द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बोलता है एग्रीकल्चर सेक्टर के पिछड़े होने का क्या कारण था। तो पहला तो पुअर एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं है। अंडरस्कोर सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बोलता है कि आज़ादी के समय का जो बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज था उनको आप बताओ। तो सबसे पहला कि जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पर हेवीली डिपेंडेंट थी, और कुछ इंडस्ट्री वगैरह या और कुछ जैसा सर्विस सेक्टर है वो तो था नहीं। और एग्रीकल्चर जो है उसमें ट्रेडिशनल मेथड है कल्टीवेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसको अंग्रेज डिस्ट्रॉय करके चले गए। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैसिव है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जो पॉपुलेशन रिलेटेड डेमोग्राफिक फैक्टर देखिएगा तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिटरेसी रेट भी कम है, और वाइड स्प्रेड मास पॉवर्टी है। तो भाई वो कंट्री तो पिछड़ी हुई रहेगी ही। क्रिटिकली अप्राइज सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। बोलता है अंग्रेजों के समय में जो शासन प्रणाली थी, उन्होंने औद्योगिकों के लिए भी जो नीति बनाई तो उसमें क्या कमी थी। तो सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंग्रेजों ने सिस्टमैटिकली जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसको डिस्ट्रॉय किया, और उनका मेन एम क्या था कि इंडिया को एक एक्सपोर्टर बनाना है रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनाना है। यहाँ पर कुछ ओरिजिनल और अच्छा डेवलप ही होने मत दो। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अंग्रेजों ने कभी भी कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं स्टैब्लिश किया। During the British rule, there were hardly any capital good industry to promote further industrialization. और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो इसके लिए कैपिटल गुड इंडस्ट्री का लैक था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर।
गवर्नमेंट लेवल पे जो होना चाहिए डेवलपमेंट का प्लान वो नहीं था। जो अंग्रेजों ने बनाया भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पोस्ट हो, टेलीग्राम हो, वो उनके बेनिफिट के लिए था। The limited area of public sector was significant reason for the drawback of the industrial sector. The public sector remained confined to railways, power generation, communication and some other departmental organization. तो फिर ऐसे में डेवलपमेंट कहाँ से होगा? What was the demographic condition of India during British rule? डेमोग्राफी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई क्या जेंडर रेशियो है, क्या एज ग्रुप है, क्या अर्निंग है, क्या लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड इन 1881, पहली बार जो जनगणना हुई थी 1881 में, उसमें बहुत सारे अनइवननेस नजर आया। और 1921 जो है उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, क्योंकि 1921 के बाद से जो है पॉपुलेशन का एक ही ट्रेंड हो गया कि वो सिर्फ बढ़ता रहा। पहले क्या होता था? बढ़ता था, घटता था। लेकिन 1921 के बाद से क्या हो गया कि वो बढ़ता ही रह गया। थोड़ा थोड़ा बेटरमेंट हुआ, थोड़ा एजुकेशन है, थोड़ा हेल्थ केयर फैसिलिटी हुआ, इन सारी चीजों को लेकर के। तो अंग्रेजों के टाइम में क्या था? हाई बर्थ रेट है, डेथ रेट है। बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। एक्सट्रीम लो लिटरेसी रेट, जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज बहुत खराब हैं। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? बोलता है खेती का क्या हालत था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियाज इकोनॉमी वाज ओवरवेलमिंगली रूरल, ग्रामीण क्षेत्र पे आधारित था, एंड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। देयर वाज स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, और एग्रीकल्चर जो सिस्टम था उसमें स्टैग्नेशन, स्थिरता थी। और उसके कारण क्या थे? तो पहला तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ऑल द प्रॉफिट्स वेंट टू जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान एंड दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल कंडीशन। सारा प्रॉफिट जो है वो जमींदार के पास जाएगा, और जमींदार को एग्रीकल्चर अच्छा हो इसके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, कोई भी ध्यान नहीं देना है, उसे खाली लगान चाहिए, टाइम से आ जाए। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अंग्रेजों ने कमर्शियलाइजेशन करवाया, लेकिन वो ऐसा क्रॉप उगाना चाहते थे जिसका मार्केट प्राइस हो। और भाई जमीन तो लिमिटेड है, अब उसमें आप रबड़ उगा लोगे, कॉफी उगा लोगे, चाय उगा लोगे, तो आपका तो सेल बढ़ जाएगा, लेकिन फूड क्रॉप की कमी हो जाएगी। और जो आप उगा रहे हो रबड़, कॉफी, चाय, वो गरीब इंडियंस के लिए नहीं है। तो भले उनको रॉ मटेरियल का, अंग्रेजों को रॉ मटेरियल का फायदा हुआ हो, जो कि हुआ भी, लेकिन इंडियंस के फेवर में वो चीज नहीं था। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, फर्टिलाइजर और अच्छा क्वालिटी सीड्स का ना के बराबर यूज है, और स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कोई ऐसा है भी नहीं कि उसमें पैसा लगाए, कि टेरेसिंग करवा दिए, फ्लड कंट्रोल का इंतजाम किए, ड्रेनेज किए, या कोई मॉडर्न इक्विपमेंट या और बाकी चीज़ दिए। और इस सब की वजह से एग्रीकल्चर की भी हालत बहुत बुरी थी। थैंक यू फ्रेंड्स।